हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज चंद्रपाल कुमार। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट जन स्कॉलर हब की तरफ से मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर आज आप लोग के सामने हम लेकर आए हैं चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग आज प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे क्लास 12 का। ऐसे तो पढ़ना रहता है हम लोग को प्रोबेबिलिटी 10th क्लास से ही लेकर के 10, 11, 12, लेकिन हम लोग को जनरली ज़्यादा फोकस करना है 12th क्लास का, क्योंकि अभी हम लोग को एग्ज़ाम आने वाला है। तो एग्ज़ाम का तैयारी करना है, उसको माइंड में लेकर के हम लोग अभी 12th का क्लास, अभी हम 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे। 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद फिर हम लोग 11 का प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ हम लोग को पढ़ना है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे वे से करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। देखा जाए तो हम लोग एक एक करके देखेंगे प्रोबेबिलिटी का कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे। पॉइंट्स पहले क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, वहाँ पे जो वर्ड आएगा उस वर्ड में हम लोग को दिक्कत होगा कि ये क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, आउटकम्स क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो ये सब को समझना है पहले हम लोग को। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे चैप्टर पे आएंगे, चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे, एक क्वेश्चन को, और बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। इसके लिए डोंट वरी, है ना। हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। हम मैथमेटिक्स टीचर और फिजिक्स वाले टीचर्स, केमिस्ट्री वाले टीचर्स, सारे टीचर्स हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से ही हम लोग पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे तैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 12 का। तो क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले। प्रोबेबिलिटी, है ना। तो स्टूडेंट इसमें सबसे पहले कुछ कुछ देखेंगे हम लोग। 10th क्लास वाला भी प्रोबेबिलिटी कुछ कुछ है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 11th क्लास वाला भी कुछ कुछ हम लोग को देखना पड़ेगा, तभी हम लोग 12th वाला कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में। प्रोबेबिलिटी हम लोग बेसिकली हम लोग देखते हैं चांसेस के बारे में, कि प्रोबेबिलिटी में क्या चांसेस हो सकती है, क्या हो सकता है ना। तो जनरली यहाँ पे हम लोग चांसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चांसेस क्या है, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी भी बोला जा सकता है ना। बहुत जगह पे पॉसिबिलिटी भी बात करते हैं हम लोग। चांसेस या पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी यही है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे हम लोग कॉइन लेते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यही सब बारे में बात करते हैं हम लोग कहाँ पे, प्रोबेबिलिटी में। और कुछ कुछ है, जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका अगर डिफिनेशन देखा जाए, डिफिनेशन तो ठीक है, इसका अगर हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम लोग देखते हैं, जनरल देखे हैं 10th क्लास में भी, कि नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, और कुछ कुछ ये देखना है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये सब हम लोग 11th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। प्रोबेबिलिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 के इक्वल होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को भी ध्यान रखना है। कभी भी प्रोबेबिलिटी का हम लोग जो वैल्यू लाएंगे वो 1 से और 0 और 1 के बीच में ही लाएंगे। अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ रहा है या फिर 0 से कम नेगेटिव आ रहा है तो समझो कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो मेरा गलत आ रहा है। तो ये बात को ध्यान रखना है। एक और यहाँ पे थ्योरम हम लोग 11th क्लास में बहुत ही देखे थे अच्छा तरीके से, कि अगर कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डैश है, ई डैश मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ इवेंट ई का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। मतलब प्रोबेबिलिटी होने का और ना होने का जो सम है वो वैल्यू क्या देता है, हमको 1 देता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश होगा तो 1 माइनस पी ई लिख सकते हैं, या फिर हम लोग को बोलेगा और करके कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ ई डैश। तो ये सब फॉर्मूला कहीं कहीं पे यूज होते रहता है, इसलिए इसका हम लोग को ज़्यादातर ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो बेसिकली हम लोग ये 11th क्लास में सबसे एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है सो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट, है ना। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, अगर हम लोग कॉइन को उछाल रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं, या फिर कोई डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो डाइस को थ्रो करना ही क्या है, एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं, वही मेरा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट। मतलब किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को होना ही क्या है, वो एक्सपेरिमेंट है। किसी चीज़ को हम लोग कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग दो तरीके का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले होता है
दो तरीका का एक्सपेरिमेंट होता है, जिसमें होता है एक डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट है ना, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में लिखते हैं, इसमें डिफिनेशन जाने की जरूरत है नहीं, केवल बस समझ लेना है। इसमें क्या होता है, जो आउटकम्स होता है, जो हम लोग आउटकम्स लाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो आउटकम्स आता है, आउटकम्स क्या होता है, पहले से नॉन होता है। पहले से क्या होता है, ये जान रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि मान लो कोई एक कॉइन ले लिए और कॉइन के दोनों तरफ हेड है, तो कभी भी उसको हम लोग उछालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो उस तरह का अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो मेरे डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के अंदर वो बात हो जाती है, ठीक है। तो वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। और भी जैसे लेते हैं डाई है, डाई में अगर हम लोग क्या करते हैं, सभी में 6 6 6 6 कर देते हैं, क्योंकि वो तो डाई होता है 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम लोग सब में 6 6 6 6 कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो क्या होगा, जब भी हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब भी हम उसको हम लोग थ्रो करेंगे तो हमेशा 6 आएगा। तो उसका आउटकम्स हम लोग को पहले से जान रहे होंगे उस केस में। तो उस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होगा वो क्या कहलाता है, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है, जो इसका सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, जो आउटकम्स है वो हम लोग को पहले से जानते नहीं है, ठीक है। जो आउटकम्स आने वाला है, आउटकम्स जो आएगा, आउटकम्स नॉट नॉन ऑलरेडी, ठीक है। और सीधा सीधा इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि आउटकम्स है जो ऑलरेडी हम लोग नहीं जानते रहेंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। और क्या होगा इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि डिफरेंट आउटकम आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें हम लोग डिफरेंट आउटकम्स आने का जो क्या होता है, इसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंडर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लिए, एक्सपेरिमेंट होता क्या है कि किसी चीज़ को करना, किसी चीज़ को हम लोग जैसे कॉइन को उछाल कर रहे हैं या फिर डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो वो मेरा एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसमें दो तरह का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें एक आउटकम्स पहले से जान रहे हैं और एक आउटकम्स पहले से नहीं जान रहे हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये है, हमको डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट से लेना देना है नहीं, क्योंकि उसका बात हम लोग यहाँ पे क्लास में नहीं करते हैं, इसका कोई क्वेश्चन वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। ये तुम्हारा ये शोले वाली बात हो गई, जो शोले में जो था, है ना, शोले का कोई फिल्म देखा होगा शोले वाली, उसमें क्या था कि क्या करता था वो गब्बर सिंह, है ना, उसका जो चीत भी उसी का था और पट भी उसी का था। तो वो उस जो एक्सपेरिमेंट करता था वो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के अंदर उसका हो जाता था, है ना। तो वो शोले वाली बात यहाँ पे नहीं करनी है, हमको करनी है रैंडम एक्सपेरिमेंट वाली बात, है ना। इसी से लेकर के पूरा क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, पूरे 12th का क्वेश्चन, पूरा 11th का भी कर किए हैं इससे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इसमें कुछ और है जो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो देख लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना, डिफिनेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर इसका देखेंगे, इसका एग्जांपल के थ्रू पे हम लोग इसमें समझ सकते हैं कि सैंपल स्पेस होता क्या है। तो क्या होगा, द सेट ऑफ, देखो बहुत ही अच्छा से देखना है, द सेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितना भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितने भी हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, द सेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है। द सेट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। यहाँ पे हम लोग ऐड ऑल भी कर सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं, it is denoted by कैपिटल S। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, कैपिटल S के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब कुछ इसमें हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सैंपल स्पेस को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1, क्या लिखेंगे, टॉसिंग
a tossing coin, a tossing coin at once, है ना, एक बार एक कॉइन को टॉस कर दिए, तो जो एक्सपेरिमेंट होगा इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या क्या हो सकता है, तो अगर कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आएगा जो पॉसिबिलिटी है, या फिर क्या हो जाएगा, टेल आएगा। तो इसी हेड और टेल को हम लोग सेट के थ्रू इस तरह से हम लोग दिखा देंगे और यहाँ पे एस लिख देंगे, यही क्या हो जाता है उसका, क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस हो जाता है। इस वाले एग्जाम्पल का ये सैंपल स्पेस होगा। नेक्स्ट है, सेकेंड है अ टॉसिंग, हटा देते हैं यहाँ पे, टॉसिंग अ कॉइन एट, या फिर ऐसे लिखते हैं, रुक जाइए, टू कॉइन टॉस टुगेदर, टू कॉइन टॉस टुगेदर। तो इसका सिंपल स्पेस हम लोग कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, या तो एच एस हो सकता है, इसमें क्या है कि दो कॉइन को एक ही साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं, तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। तो जितना भी हम लोग को रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ उसको हम लोग सेट में लिख दिए और सेट को एस नाम दे दिए, यही क्या हो गया, इसका सैंपल स्पेस हो गया इस वाले रैंडम एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये सब 11th में था हम लोग को सैंपल स्पेस, जनरली हम लोग को वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन भी था, है ना, बाकायदा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी देख लिए थे कि बहुत तरह का सिचुएशन था, उससे बोलता था कि सैंपल स्पेस को फाइंड कीजिए, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देखे थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समझने की बात नहीं, हम लोग 12th में आएंगे। 12th में हम लोग को जो मेन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हमको जाना है, क्योंकि चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है 12th का। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं, बाकी बात तो फिर हम लोग का है ही। सिंपल स्पेस का जो सबसेट होता है वही क्या कहलाता है, इवेंट कहलाता है। तो थोड़ा सा पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, लिखेंगे द subset of sample space, the subset of sample space, है ना, associated with random experiment। कैसा, कहां से आ रहा है ये, रैंडम एक्सपेरिमेंट से आ रहा है। the subset of sample space associated with random experiment is called event। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। और जनरली इसको डिनोट करते हैं किससे, इट इज जनरली इट इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, तो कैपिटल ई से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखना चाहेंगे कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझते हैं इवेंट को, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा डिफिनेशन तो ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा हम लोग को। तो एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, देखते हैं। मान लो लिखते हैं क्वेश्चंस, डाई इज थ्रो एट वंस। एक बार हम लोग डाई को थ्रो कर लिए, तो डाई को थ्रो कर लिए तो सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट 2-3 हम लोग इवेंट ले लेते हैं। लेट E1 नंबर गेटिंग एंड इवेंट नंबर। यहाँ पे नंबर ना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इवेंट, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू करके इवेंट गेटिंग, हम लोग को इवेंट लाना है, इवेंट गेटिंग एंड इवेंट नंबर। E2 ले लेते हैं, इवेंट गेटिंग एंड ऑड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, एक और ले लेते हैं, है ना, एक और ले लेते हैं E3। ठीक, और लिखते हैं इवेंट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, है ना। तो इसका अगर हम लोग सेट में लिखना चाहेंगे, दैट इज क्या करेंगे, देखो
इवन क्या हो सकता है? तो इवन बोल रहा है इवेंट गेटिंग एन इवेंट नंबर, तो इवेंट नंबर क्या हो सकता है? सिंपल स्पेस से 2, 4 और 6 होगा, ठीक है। E2 क्या होगा? ऑड नंबर है तो 1, 3, 5 होगा। E3 क्या है? E3 क्या है? तो E3 है इवेंट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल इवेंट लाना है, तो क्या क्या हो सकता है? एक 3 हो सकता है और एक 6 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि E1, E2, E3 है, ये सबसेट है किसका? इस सैंपल स्पेस S का, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर व्हाट? हेयर E1 इज सबसेट ऑफ S, E2 is also subset of S and E3 is also subset of S. तो that is E1, E2, E3 is subset of S. तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं therefore, यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ लिख दें? बगल में लिख सकते हैं यहाँ पे कि here what? E1, E2, E3 are event of sample space S, ठीक है। तो इवेंट का मतलब हम लोग समझ गए, हाँ ठीक है, नोट करना है, 2 मिनट लिख लेते हैं, लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया इवेंट के मतलब हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट है लेकिन उतना पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग को मेनली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे जाना है। नेक्स्ट है ना, इसमें जो बहुत ही जरूरी है उसको हम लोग लिख लेते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है भाई? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, है ना। अब इवेंट है तो 2-3 टाइप्स इसका देख लेते हैं, क्योंकि टाइप्स तो बहुत है लेकिन हम लोग को ज़्यादातर नहीं आना है। जब हम लोग 11 का चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, तब वहाँ पर हम लोग एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अभी उतनी की जरूरत नहीं है, हम लोग को जिसकी जरूरत है उसी का काम यहाँ पे कर रहे हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है वो हम बताते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है उसको बताते हैं, लिखेंगे लेट, मानते हैं अगर A एंड B आर 2 events, then these two events are mutually exclusive। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की जगह हम लोग और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, जो हम लोग सेट में यूज करते हैं। क्या होता है? डिसजॉइंट, है ना। तो आप लोग को याद होगा डिसजॉइंट सेट क्या होता है। हाँ, तो डिसजॉइंट सेट की जगह पे हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जगह पे डिसजॉइंट भी कह सकते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ कंडीशन क्या होगा? तो A और इंटरसेक्शन इसका B का वैल्यू क्या होगा? हमेशा 5 होगा, है ना। ये 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होंगे जब A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, ठीक है। तो इस केस में जो इसका प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा? इस केस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो क्योंकि A इंटरसेक्शन B 5 है तो प्रोबेबिलिटी से क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब वही होता है कि अगर 2 इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका इंटरसेक्शन हमेशा 5 होगा और इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट है यहां पे एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या होता है? क्योंकि इसकी भी जरूरत कहीं कहीं पे पड़ जाती है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है सो देखेंगे, है ना। ऐसा लिखते हैं, लेट E1, E2, E3, En are n events, then E1, E2, E3 En are exhaustive if इसको हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे, अभी इसको भी एग्जांपल से समझेंगे, इसको भी एग्जांपल से समझेंगे। एग्जॉस्टिव इफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन En का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा? सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स जितने इवेंट्स हैं, गिवन इवेंट्स आर ऑल एग्जॉस्टिव,
अंडरस्टैंड? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया, एग्जॉस्टिक इवेंट हो गया। दोनों का एक एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग किसी भी दो इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे या फिर एग्जॉस्टिक कहेंगे। तो चलो एक एग्जांपल लेंगे, उसमें दोनों मेरा आ जाएगा। तो पेज हम लोग चेंज करते हैं, इसको लिखना चाहेगा, ठीक है 2 मिनट लिख लो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, वही जो इससे पहले जो एग्जाम्पल लिया था फिर से वापस उसको करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, लिखेंगे अ डाइज थ्रो एट वंस। छोटा ही एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेने से कोई फायदा है नहीं, है ना। छोटा छोटा एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है ये। तो अ डाइज थ्रोन एट वंस, इट मीन्स, इसका सिंपल स्पेस अगर हम लोग लिखना चाहेंगे, व्हाट इज द सिंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट? 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होगा। तो डाइज थ्रोन एट वंस, सिंपल स्पेस इज 1 2 3 4 5। अब हम लोग आते हैं लेट E1 E2 E3, तीन ही इवेंट्स लेते हैं, तीनों से हम लोग दोनों चीज समझ जाएंगे। लिखेंगे भाई इवेंट गेटिंग एंड इवेंट नंबर, ठीक है। जस्ट इससे पीछे वाला जो एग्जांपल लिए थे ना वही कर रहे हैं हम लोग। इवेंट गेटिंग, इसी से हम लोग को समझ में आ जाएगा एक्चुअली में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है और एग्जॉस्टिक क्या है। तो इवेंट गेटिंग एंड ऑड नंबर, नेक्स्ट, एंड थर्ड वन इज इवेंट गेटिंग एंड मल्टीपल ऑफ 3। जस्ट इससे पहले वाला जो एग्जांपल थे उसी को हम लोग दोहरा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इसी में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दैट इज यहाँ से E1 का जो वैल्यू होगा सेट में वो क्या होगा भाई, 2 4 6, एंड दिस इज E2 इक्वल टू व्हाट, 1 3 5, एंड दिस इज E3 इक्वल टू 3 6। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग को डिफाइन करना म्यूचुअली और एग्जॉस्टिक। तो एक काम करते हैं, इधर हम लोग म्यूचुअली कर देते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इधर एग्जॉस्टिक। तो अगर हम लोग यहां पे देखते हैं कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 ले लेते हैं, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट को लेना सेट से। तो E1 इंटरसेक्शन E2 देखते हैं, दोनों हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो कुछ भी नहीं कॉमन। इट मीन्स क्या हुआ कि E1 जो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल पा रहे हैं वो क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, है ना। तो यह E1 यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, E1 और E2 क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। यहाँ पे वो लिख सकते हैं हियर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव में क्या देख रहे हैं कि E1 को ले लो और यूनियन E2 को ले लो और यूनियन E3 को ले लो, तो वैल्यू क्या मिलेगा, देखो सबका यूनियन लेते हैं। तो E1 की जगह पे क्या है वैल्यू भाई, 2 4 6, यूनियन E2 का यूनियन क्या है, 1 3 5, यूनियन 3 6। अब यूनियन मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को कंबाइन करना होता है ना। कंबाइन करेंगे तो देखेंगे क्या, ये 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। और किसके इक्वल आया बताओ, सैंपल स्पेस, जो यहाँ पर लोग पहले लिख चुके हैं। तो अगर इस तरह का कंडीशन आ जाता है किसी भी इवेंट्स में, तो ये एग्जॉस्टिक होगा, इसको एग्जॉस्टिक इवेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो म्यूचुअली हो गया और एग्जॉस्टिक हो गया, क्योंकि ये सब कहीं कहीं पे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, वहाँ पे ये सब चीज़ आता है, तो ये सबको हम लोग को ध्यान से रखना है, समझना है। अब कुछ हम आते हैं जो सेट में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एडिशन थ्योरम, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है वो चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं और थोड़ा सा उसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं कि वो एक्चुअली में कैसे आता है। तो एडिशन थ्योरम क्या होता है, लिखेंगे इफ ए बी आर 2 इवेंट्स, ई भी लिख सकते हैं, E1 E2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हम लोग ए भी लेकर के चलते हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन तुमको मिलेगा ए और बी के फॉर्म में ही। तो ए बी आर 2 इवेंट्स, है ना,
then addition theorem is what? Defined as what? तो P A union B इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी प्लस प्लस माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यही है तुम्हारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि बहुत ही यूजफुल है, इससे हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट करो और फिर आंसर लाओ। ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए हम लोग को ये चीज देखना जरूरी है। अच्छा, इसमें कुछ केस बनता है। अच्छा, इसमें तो कुछ प्रूव कर लेते हैं। एक्चुअली प्रूव कहाँ से करते हैं सब देखो, ये होता कैसे है ना। लिखेंगे लेट एस बी सैंपल स्पेस, ये ले लेना है, सैंपल स्पेस हम लोग मान लेना है ना। अब अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेट थ्योरी हम लोग जानते हैं, सेट थ्योरी से हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग सेट थ्योरी में देख चुके हैं। अब सभी में क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, सभी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस सभी को डिवाइड कर लेते हैं। सभी में नंबर ऑफ स्पेस से क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो ये क्या बन के जाता है पूरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग से हम लिख रहे हैं। और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो बस वहीं से हम लोग यहाँ पे हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते हैं। ठीक है, यही तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अब इसमें कुछ केस बनता है। केस क्या होता है, केस क्या है, केस क्या है, केस है कि इफ ए एंड बी, व्हाट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली अभी बता चुके हैं इससे पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तब क्या होगा, हम बता चुके हैं कि इस केस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो देयरफॉर पी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, तो पी ए होगा प्लस पी बी होगा माइनस 0 होगा, बिकॉज दिस वैल्यू इज 0। तो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, दैट्स इट, सिंपल। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में हम लोग ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा तो फिर हम लोग एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ये होगा। ठीक है, देख लो एक बार, लिख लो। तो यही है तुम्हारा एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, और इसको आज करके हम लोग इसको खत्म करेंगे, है ना। कल से इस पे कुछ रिलेटेड इससे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम लोग धीरे धीरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आएंगे, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि 12th में हमको वही पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो ये सब थोड़ा सा है इसमें यूज, इसलिए हम लोग इसको बताना जरूरी था, इसलिए हम लोग बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट करते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा, लिखेगा क्वेश्चन कैसा होगा, देखते हैं। इफ पी ए इक्वल टू 1/4, पी बी इक्वल टू 1/2 एंड P of A union B equal to 1/3, then find, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, then find P of A intersection B। क्या होगा, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा से कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, वी नो दैट। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, तो हम लोग जानते हैं P of A union B इक्वल टू व्हाट, पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारा का वैल्यू मेरे को गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी यूनियन बी, 1/3, दिस इज 1/4, दिस इज 1/2 एंड माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको इस तरफ कर देते हैं, इसको सारे को उस तरफ कर देते हैं, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे, 4 3 क्या होगा, 12 होगा। ये क्या होगा, 3 + 6 - 4,
9 माइनस 4 5/12 इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग है ना सिंपल क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है जो कल हम लोग डील करेंगे, 2-4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड करेंगे, है ना। जैसे और एक चीज़ हम लोग देखना है, ये जरूरी रखना है ना। हम लोग सेट थ्योरी में पढ़े थे एक लॉ जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंस यहाँ पे यूज है, और इंपॉर्टेंस भी है, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये अगर किसी को याद होगा तो, है ना, वो अगर याद होगा तो देख लेना है क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है एक्चुअली में। अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट। और सेकेंड क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये दो तरह का डी मॉर्गन्स लॉ था जिसको हम लोग यहाँ पे बेसब्री नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन